नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पाइन या रीढ़ की हड्डी की इम्पॉर्टेंस होती है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर आज भी 45% लोगों को रोजगार देता है। उसके अलावा जो है करीब 15 to 17% जो है इनकम का हिस्सा भी जो है एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर आज भी इम्पॉर्टेंट है और उस टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट थी जब फोर्ड फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड एक टीम जो है इंडिया के अंदर आई थी 1959 के अंदर, और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और ये रिकमेंडेशन का कारण क्या था? हमारी फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमें ये फिक्र था कि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम किस तरीके से उनका पेट भरेंगे। तो ये समस्या की वजह से जो है फोर्ड फाउंडेशन की टीम को जो है वो इनवाइट किया गया इंडिया के अंदर, और उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी। वो सिफारिशें एग्रीकल्चर इनपुट से रिलेटेड थी कि हम कौन से इनपुट यूज़ करें, कौन से बीज यूज़ करें, किस तरह से सिंचाई करें ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो उसके जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जाए। दूसरी बात है क्रेडिट की ज़रूरत थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करती थी मानसून पे, और मानसून जो था आपको पता है कि आज भी बारिश तो मर्जी से आएगी, मर्जी से जाएगी। तो नेचुरल है कि जब सोइंग का टाइम आता था, जब बीज डालने का टाइम आता था, तो किसान को जो है वो पैसे की ज़रूरत होती थी। तो वो अपना उसको उधार लेने के लिए जो है फ्री ढंग से काम करने के लिए जो है एक क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत थी। तो जो कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इनको क्रेडिट दो, और उसी के बाद ही आप देखिए कि 40% जो है राशनिंग की गई कि बैंक एक अपने लोन के अंदर से जितना लोन देता है उसके अंदर से 40% जो एग्रीकल्चरिस्ट को देगा। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी के लिए उन्होंने कहा कि इनको अपना जो पैदावार है वो खुद जो है वो मार्केट तक ले जा सके, इस तरह का एक सिस्टम बना के दिया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल में आ जाता है कि संस्थागत परिवर्तन, जैसे कि आप बहुत सारी इंटरमीडियरीज जो बिचौलिए हैं, जो एक किसान और एक उपभोक्ता के दरमियान जो लोग हैं, जो सारा का सारा प्रॉफिट ले जाते हैं, आड़ती हैं या कमीशन एजेंट्स हैं या जमींदार हैं, तो उन सब के लिए भी उन्होंने कहा कि उनमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स यानी कि एक सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा ना। उस टाइम पे हम जब बात कर रहे हैं 60s की, तो रोड्स नहीं थी, रोड्स के थ्रू मार्केट की कनेक्टिविटी नहीं थी, फिर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की सिफारिश उन्होंने की। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात की, उन्होंने कहा कि आप 1 या 2 क्रॉप से सारा सीज़न ना निकालें, जो बीच का टाइम है उसमें भी कुछ आप निकालें। साल की 2, 3, 4 फसलें यदि आप करोगे तो किसान की हालत जो है वो इम्प्रूव होएगी। क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, क्योंकि अगेन हम कह रहे हैं कि अनिश्चितता जुड़ी हुई है किसान के साथ, तो इसलिए उस अनिश्चितता को कम करने के लिए, अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत है। देन कम्स एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी भी बनाई जाए, ताकि किसान को, यदि किसान की समस्या क्या है, यदि प्रोडक्शन कम हो जाए तो वैसे मार मरता है, यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसका प्रोडक्ट प्राइस जो है वो बहुत कम आ जाता है। तो इस वजह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसकी भी सिफारिश जो है वो इसी टीम ने की थी 1959 में। तो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी को, न्यू एग्रीकल्चर, इनकी सिफारिशों के बेस पे जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी टॉपिक को आसानी से पढ़ना हो तो उसको डिवाइड करके पढ़ लेना चाहिए। तो एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानें कि इसके अंदर 2 प्रोग्राम्स थे। सबसे पहला प्रोग्राम जो लॉन्च किया उन्होंने वो था IADP, जिसमें I फॉर इंटेंसिव, A फॉर एग्रीकल्चर, D फॉर डिस्ट्रिक्ट और P फॉर प्रोग्राम है। ठीक, तो इंटेंसिव का मतलब आपको, बाकी तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो आपको समझ में आता है कि जिले के अंदर प्रोग्राम रखा गया। तो इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, यानी कि बहुत ध्यान से, बारीकी से, सोच समझकर जो है वो प्रोग्राम को चलाया गया, गहराई में जो है प्रोग्राम को चलाया गया। तो सबसे पहले इसको 61 के अंदर लॉन्च किया गया था, और इस प्रोग्राम के लिए 17 डिस्ट्रिक्ट्स का
पूरे ऑल ओवर इंडिया में से चुनाव किया गया, सिलेक्शन किया गया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था उसका जिक्र करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आजकल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो सिलेक्ट करते हैं, या दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सबसे बढ़िया मेरिट वाले बच्चों को सिलेक्ट करते हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा है। तो इसी तरीके से ये वो 17 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छी थी, लोग वहाँ के बहुत काम करने वाले थे, या वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सपोर्टिंग था, इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी। तो उन 17 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया ताकि ये देखा जा सके कि ये काम करता है कि देखो, किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करना होता है तो कुछ एक जगह पे ही लॉन्च किया जाता है। जैसे अब ओपन बुक एग्जाम का चल रहा है आजकल, तो वो कहीं कहीं लॉन्च करके देखा जाएगा कि ये वर्केबल है कि नहीं। तो 17 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया, ठीक है। इसको पैकेज प्रोग्राम कहा जाता है। पैकेज प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ों में चेंजेस किए गए, सीड में भी चेंज, बीज भी बदला, सिंचाई की सुविधाएं बदली गई, फिर जो है फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उन सब में चेंज किया गया। तो इसलिए इसको पैकेज प्रोग्राम कहते हैं कि सारी चीज़ें ऑल टुगेदर इकट्ठा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन ही तो चाहिए था हमें, उसी के लिए ये सारी की सारी स्ट्रेटजी को लॉन्च किया था। तो उत्पादन बढ़ाना था। उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जब उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन यदि दोनों चीज़ें बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी तो आपको पता होगा पर हेक्टेयर, यानी एक यूनिट एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो वो प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, और इनकम भी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो इनकम तो किसान की बढ़नी है, उससे उसकी गरीबी दूर होगी। टेक्नोलॉजी का, तकनीक का इस्तेमाल होगा, और चेंज इन एटीट्यूड, कि लोगों के एटीट्यूड में, फार्मर्स के एटीट्यूड में, किसानों के एटीट्यूड में एक चेंज आएगा। वो नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है। उनका मन करेगा कि हाँ जी हम भी और ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तो वो नई चीज़ को सीखने का जो एटीट्यूड। तो अब ये सारा प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या रहा वो समझते हैं। पहले एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसका फेलियर और अचीवमेंट की यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि वाइड कवरेज थी। यानी वाइड कवरेज, आप 17 डिस्ट्रिक्ट को वाइड कवरेज कैसे कह सकते हो? 17 डिस्ट्रिक्ट बहुत थोड़े होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी करीब 30,000 गांव और 32 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो इस प्रोग्राम के अंडर इस्तेमाल हुई थी। तो इसको उस टाइम के हिसाब से वाइड कवरेज कह दिया जाता है कि हाँ जी बहुत एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि एक हेक्टेयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ। तो स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन, इससे जो है प्रोडक्शन जो है उसमें एक स्टेबिलिटी भी आई। फ्लक्चुएशन का शिकार रहता था ना, प्रोडक्शन ऐसे हो चलता था कि मानसून आ गया, नहीं आया, तो अब वो जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी बननी शुरू हुई एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। फार्मर्स का एटीट्यूड बेटर हो गया, वो नए नए तरीकों के तरफ देखने लगे, सोचने लगे और उस पर काम करने लगे, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो इनको सक्सेस मिली थी उसकी वजह से जो है बाकी के किसान भी जो है, बाकी के फार्मर्स भी जो है उससे इंस्पायर होने लगे। लेकिन इसका कोई ऐसा चीज़ होती है दुनिया के अंदर जिसका ऑपोजिट ना हो, है ना। हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तो फेलियर भी कहीं ना कहीं रहा। तो उस फेलियर की बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू, जो आज तक एक कंसर्न है, आज तक एक चिंता का विषय, वो है हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के चक्कर में, प्रोडक्शन के चक्कर में इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुआ कि उसकी वजह से हमारी सेहत जो है उसके लिए एक चुनौती बन गया, एक चैलेंज बन गया, और वो आज तक भी है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स। देन कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा मशीनीकरण हो गया खेती का। कहाँ हाथों से हुआ करता था सारा काम, अब हर चीज़ मशीन से होने लगी। तो एक तो ये बहुत खर्चीला हो गया, दूसरा इससे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, ठीक। एग्रीकल्चर में तो इतना ज़्यादा जो है छिपी हुई बेरोजगारी जिसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ज़्यादा इसी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से या इन प्रोग्राम्स की वजह से बढ़ा। और गरीब फार्मर के ये बस की बात नहीं थी, और वो उसको ना छोड़ सकता था ना ले सकता था, इसलिए वो डिल्यूजन में रहा, डायलेमा में रहा। लिमिटेड एरिया के अंदर ही इसका एक तो पहले 17 डिस्ट्रिक्ट में इसको यूज़ किया था। दूसरी बात है उनमें से भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा सफल रहा, बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जो है उतना सफल नहीं रहा। जैसे पर राजस्थान का पाली है, वो ड्रॉट पेन प्रॉन एरिया है जहाँ पर सूखा रहता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं थी। तो ये पंजाब, हरियाणा और यूपी, एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। तो इस लिमिटेड एरिया के अंदर इसकी सक्सेस देखने को मिलती है। तो ये IADP था, अब एरिया प्रोग्राम जिसको बाद में 64-65 में लॉन्च किया, और इसमें जो टारगेट रखा था वो 20-30% लैंड जो है इंडिया की, उसको लाने का रखा था। पहले 117 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको शुरू किया, फिर 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको एक्सटेंड कर लिया था। ये कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली और लेस इंटेंसिव, क्योंकि ये शुरुआत की गई थी तो बहुत ज़्यादा खर्चीला काम था। यहाँ पर आके सरकार ने अपनी इन्वॉल्वमेंट, मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम कर ली थी, और ज़्यादा जोर इस अवेयरनेस पे दिया था कि साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे किया जाए, उसके रिसर्च पे जो है ज़्यादा जोर दिया गया। और बाद में ये दोनों प्रोग्राम्स जो है मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशन को उसको जन्म दिया, और ग्रीन रेवोल्यूशन कितना फेमस हुआ ये आप सबको पता है। स्ट्रेटेजी में जिन इनपुट्स का इस्तेमाल किया उनका जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सीड्स। तो सीड्स से ही बात शुरू होती है, बीज ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो बीज है या सीड्स हैं वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं, जो फसल का एक हिस्सा जो है बचा के और उसको इस्तेमाल करते थे। अब जो है सीड्स जो है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, HYV सीड्स कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिनकी यील्ड ज़्यादा है, जिनकी उत्पादकता ज़्यादा है, तो वो सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ ही उन सीड्स के लिए बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स के रूप में फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, और वो गोबर वाली या पुरानी कंपोस्ट नहीं, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ की जाती हैं। उससे भी प्रोडक्टिविटी को एनहेंसमेंट होती है वहाँ पर भी। और देन कम्स प्लांट प्रोटेक्शन। अब जो ये HYV सीड्स हैं तो उनमें जो है बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, पेस्ट लग जाते हैं, यानी कि वो जो होती हैं कीट होते हैं वो लग जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए प्लांट को प्रोटेक्शन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें कीटनाशक कहते हैं, तो उसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम भी जो है चलता है। निकलना तो मिट्टी में से है बीज ने, तो नेचुरल है कि बहुत सारी ज़मीन जो है हमारी वो बंजर पड़ी है या वेस्ट पड़ी है, या किसमें एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है या सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, तो उस सारी सॉइल को, या डेजर्ट है तो उस सारी सॉइल का ट्रीटमेंट करने के लिए या उसको जो है एग्रीकल्चर के अंडर लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है योजनाएं या बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं शुरू किए हैं। देन कम्स इरिगेशन। इरिगेशन के बगैर आप जानते हैं कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इरिगेशन यानी सिंचाई, पानी तो फसल को चाहिए ना। अब ये पानी पहले सिर्फ मॉनसून से ही आया करता था, अब जो है बहुत सारा कैनाल सिस्टम लगा दिया है, उसके अलावा ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, तो उनके सहारे जो है इंडिया का ऑलमोस्ट 50% अब जो है इरिगेटेड एरिया है, और काफ़ी जगह तो ये 90 to 100% तक भी है। तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन की बात है, मशीनीकरण। तो मशीनीकरण जो है एग्रीकल्चर का शुरू हो गया था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के साथ। ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, थ्रेशर्स का यूज़ होता है, कंबाइन का यूज़ होता है। तो ये सब मशीनों से के थ्रू जो है एग्रीकल्चर का होना, उससे काफ़ी सारे फ़ायदे भी हुए हैं। डिपेंडेंस लेबर पे घट गई है, तो कॉस्ट भी घट जाती है। यदि आप लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इसकी लागत भी घटती है, लेकिन इसके एट द सेम टाइम बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत कैपिटल इंटेंसिव हो गई है, बहुत महंगी हो गई है, फिर जो गरीब किसान है उसके लिए एक्चुअली बहुत महंगी हो गई है। तो इसमें इसके बहुत प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जिसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो मैकेनाइजेशन बढ़ा, जिससे हम यहाँ पर यही बताएंगे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने लगे कल्टीवेशन के लिए। पहले क्या था कि ट्रेडिशनल विजडम को यूज़ किया करते थे, जैसे बुजुर्ग और बूढ़े करते आ रहे थे, उसी तरीके से अब के किसान भी कर रहे थे। लेकिन जब इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया, उसके बाद जो है नए नए तरीक़ों से या नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, कुछ इंस्टीट्यूट्स खुल गए, कुछ जो है
रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ गए, तो उन लोगों के रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए उनको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और उनकी जो नॉलेज थी उसकी अवेयरनेस टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू आम किसानों तक पहुंचाई गई, ताकि उनको सही नॉलेज मिल सके, सही चीज़ का पता चल सके। तो ये सारे इनपुट्स को यूज़ किया गया। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इंडिया के लिए कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि बूंद की तरह, वरदान की तरह साबित हुई। हमारी फूड सिक्योरिटी का इशू जो है वो दूर हुआ। लेकिन कोई भी चीज़ आती है तो वो एक पैकेज ही होती है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ भी आती हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हम इनको किस तरीके से डील करते हैं। तो आज की इस वीडियो का ये कंटेंट जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से दुआएं देते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।